सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन लिखते हैं। हम रिएक्शन दे रहे हैं CH4 गैस प्लस 2O2 गैस बराबर CO2 गैस प्लस 2H2O गैस। ये हमारा एक रिएक्शन कोई हो रहा है, दिस इज ए रिएक्शन एंड डेल्टा H रिएक्शन बराबर मैंने आपको दे दिया है -1000 किलो जूल पर मोल। हमारे से 1000 किलो जूल पर मोल का यहाँ कोई मतलब नहीं है, मैंने -1000 किलो जूल दे रखा है। और अब मैं डाटा दे रहा हूं यहाँ बॉन्ड एनर्जी का। बॉन्ड एनर्जी ये सब गिवन है, गिवन मैं जो दे रहा हूं। बॉन्ड एनर्जी मैंने CH का दे रखा है 100 किलो जूल पर मोल। देन O का दे रखा है, O डबल बॉन्ड का मैं दे रहा हूं 200 किलो जूल पर मोल। देन मैं C डबल बॉन्ड O का दे रहा हूं 250 किलो जूल पर मोल। अब मैं फाइंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड। ये हमारा क्वेश्चन है ना। तो ध्यान दीजिएगा CH4 गैस से प्लस 2O2 गैस CO2 गैस प्लस 2H2O गैस बन रहा है और आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि OH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी। और डेल्टा H रिएक्शन हमने यहाँ -1000 किलो जूल दे रखा है, ठीक है। तो अभी हम लोग को पता है कि जो डेल्टा H रिएक्शन होता है वो हमारा होता क्या है, बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट। हर बार तो उल्टा होता है, लेकिन यहाँ मैं बार बार बता चुका हूं कि रिएक्टेंट माइनस क्या करते हैं, प्रोडक्ट। दूसरी बात है कि बॉन्ड को ढूंढना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाते चले तो आपके लिए बेहतर होगा। तो CH4 का स्ट्रक्चर मैं ही बना दे रहा हूं, तो ये इस तरह से होगा। O2 का भी मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, तो इस तरह से होगा। और स्ट्रक्चर बनाने से थोड़ा क्लियरिटी आ जाती है, क्योंकि हमें यहाँ बॉन्ड तोड़ना है। क्या करना है, बॉन्ड तोड़ना है। तो आप स्ट्रक्चर बना लीजिए जब भी आप बॉन्ड एनर्जी का सवाल अप्रोच कर रहे हैं, तो बेटर होगा। फिर H2 ये स्ट्रक्चर है, इससे बॉन्ड हमें देखने में आसानी हो जाती है। तो दिस इम्प्लाइज डेल्टा H हमने कितना दिया है, -1000। अच्छा CH4 के कितने बॉन्ड है जरा मुझे बताइए तो। कितने बॉन्ड है, 4, 1 2 3 4। और एक बॉन्ड का कितना दिया है, 100। तो कितना हो जाएगा, 100 × 4। या स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बड़ा क्लियरली दिखेगा। O2 का कितना दिया है, 200। और कितने बॉन्ड है यहाँ पे, 2 O2 के बॉन्ड है, तो 2 × 200। ये किसकी कहानी खत्म हो गई, रिएक्टेंट की कहानी खत्म हो गई। अब हम लोग प्रोडक्ट में चलेंगे। CO2 का कितना दिया, देखिए 2 बॉन्ड 2.5 × 2। अब OH के कितने बॉन्ड है हमारे पास, 2 और साथ में 2 OH यानी 4। 2 बॉन्ड होगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 250 लिखना है, 4 × बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, 4 क्यों लिखे हैं, 2 बार बॉन्ड तोड़ना है और 2 वाटर में तोड़ना। एक बार 2 बॉन्ड और फिर 2 बार तोड़ना है, तो 4 बॉन्ड हो गया, है ना। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -1000 बराबर, ये गुना कर लेंगे क्या, तो ये 800 आ जाएगा। और माइनस क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। और -4 × क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी OH का हो जाएगा वगैरह। अच्छा तो अगर अब इसको हम लोग थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये जो है ये हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी जो OH बॉन्ड की हो जाएगी। इसको आप 800 को या 500 घटा दी तो 300 हो जाएगा। 300 होगा तो ये हो जाएगा -1300 और बटे में माइनस माइनस बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा +1300/4। प्लस ही लिख देता हूँ, +1300/4 किलो जूल पर, आपको दिख रहा होगा ये, +1300/4 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा होगा। इस तरह से हम लोग इसको अप्रोच करेंगे, ठीक है ना।
ये हम लोग का सिंपल सा सवाल होता है और ऐसे ही इसको हम लोग अप्रोच करते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड एनर्जी का सवाल था। अब एक और सवाल हम लोग कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछा है, क्योंकि अगर हम वैसे सवाल अप्रोच नहीं करेंगे तो फिर हम लोग को प्रॉब्लम होगी। एक और सवाल मैं अप्रोच कर लेता हूँ जो हम लोग एग्जाम में पूछा है, उसको भी मैं अप्रोच कर लेता हूँ। हमारे एग्जाम में पूछा है वो जेईई में। क्वेश्चन देखिए मैं क्या लिखा हूं। क्वेश्चन में लिखा हूं इफ डेल्टा एच नॉट एफ NH3 माइनस 600 किलो जूल पर मोल एंड बॉन्ड एनर्जी N2 रेशियो बॉन्ड एनर्जी H2 रेशियो बॉन्ड एनर्जी NH ये आपका है 2:1:2 1/2 0.5 देख लीजिए अच्छे से 2:1:2 0.5 2:1:2 ये हमारा रेशियो है। दिस इज रेशियो 2:1:2 0.5 फाइंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 हमें बताना है और हमने डेल्टा H नॉट एफ NH3 दे रखा और बॉन्ड एनर्जी का रेशियो भी दे दिया है 2:1:2 N2 का H2 का और साथ में किसका ध्यान दीजिएगा NH का। इस तरह से मैंने दे रखा है। ठीक है ना। बॉन्ड एनर्जी H2 का हम आपसे जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात यह है कि हमें रिएक्शन ही नहीं पता है, तो जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हमको डेल्टा H नॉट एफ दिया हुआ है NH3, तो पहले तो हम इसका रिएक्शन लिखेंगे और बता चुका हूं कि जब भी फॉर्मेशन दिया रहे तो हमेशा एक मोल को बनाते हैं, तो हम एक मोल को बना लेंगे। तो हम कहेंगे हाफ N2 गैस प्लस 3H2 गैस 3/2 H2 गैस बराबर NH3 गैस। ये हमारा इक्वेशन हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। और नहीं दिया है तो हम मानते हैं, इसको मान लेते हैं लेट बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 is x किलो जूल पर मोल। x किलो जूल पर मोल हमने H2 का क्या मान लिया x किलो जूल, तो जैसे ही मानेंगे दिस इंप्लाइज दैट यहां से बॉन्ड एनर्जी N2 का कितना आ जाएगा 2x, दुगना है ना बोलो 2x आ जाएगा और NH का कितना आ जाएगा x/2 आ जाएगा। बोलो सीधे सीधे दिख रहा है ये 2x x/2। ठीक है, तो अच्छा डेल्टा H रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ डेल्टा H नॉट एफ है ना, ये जो रिएक्शन है वो डेल्टा H नॉट एफ यही है। तो इसको थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं कि -600 बराबर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाएगा N2 का है कितना 2x बटे प्लस H2 की बात करो, H2 का कितना लिया हो x, ये हो जाएगा 3x/2 NH कितना लिए हो माइनस ध्यान देना, ये कितना लिए हो x/2 लिए हो x/2 और कितनी बार लिए हो 3 बार लिए हो 3 × x/, कुछ इस तरह से आएगा यार। तो ये कट जाएगा ये और ये क्या होगा कट जाएगा। तो देखो कट ही जा रहा है, हम क्या कर सकते कट जा रहा है। ये -600 बराबर हमारा क्या बच रहा है x, -600 बराबर हमारा क्या बच रहा है x। बट आप सोच रहे होंगे कि हमारा ये आंसर सही है, बट हमारा आंसर ये मतलब ऐसे नहीं आना चाहिए था। बॉन्ड एनर्जी क्या आता है पॉजिटिव, हमारा यहाँ बॉन्ड एनर्जी क्या है नेगेटिव। तो घबराइएगा मत, तीनों सोचिएगा गलत है। अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हम इसी को लिखेंगे, यही सही आंसर हम लगाएंगे। ठीक है ना, अगर दिया है तो इसी तरह से लगाएंगे। ठीक है ना,
अब यहाँ पे कुछ और अगर डाटा रहता तो उस हिसाब से आ जाता है। न्यूमेरिकल सवाल था, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ डेल्टा एच नॉट एक माइनस 600 की जगह प्लस 600 रहता तो प्लस 600 आ जाता है ना, ये प्लस 600 आ जाता, या कुछ और वैल्यू रहता तो कुछ और आ जाता। तो हम लोग को घबराने का जरूरत नहीं है, बस हम लोग अप्रोच देकर हैं, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा उसी हिसाब से इसको हम लोग अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कर चुके हैं, ऐसे ऐसे सवाल आए हुए हैं, इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ। अब इससे एक आध और सवाल आए हुए होते हैं बॉन्ड एनर्जी पे, वो सवाल भी एडवांस में पूछा हुआ है और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का सवाल है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको भी डिस्कस कर देता हूँ आपको। तो मैं पहले कह रहा हूँ थर्मोकेमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं, सिर्फ दो फार्मूले आपको गिन के हैं जो आपको इस्तेमाल करने हैं। एक तो आपको इस्तेमाल करना है डेल्टा एच रिएक्शन बराबर डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माना डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, और बॉन्ड एनर्जी में आपको उल्टा इस्तेमाल करना है डेल्टा एच रिएक्शन बराबर बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बस यही दो फार्मूले हैं और बाकी कुछ है नहीं, बाकी हेस लॉ वगैरह है, एप्लीकेशन है। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। एक और सवाल मैं आपको करा रहा हूं कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप वहां गलत करके चले जाएंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और हम लोग को इसको ध्यान देना है। तो जैसे मैं कह रहा हूं डेल्टा एच नॉट एफ CH4 गैस इज माइनस 400 किलो जूल पर माइनस 400 किलो जूल पर मोल, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 गैस इज 200 किलो जूल पर मोल 200 किलो जूल पर मोल। फाइंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, फाइंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH F, डेल्टा एटोमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पहले बता चुका, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन इज 600 किलो जूल। ये भी मैंने आपको दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी मैंने दे रखा है, और हमें बॉन्ड एनर्जी बताना है CH बॉन्ड का, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी हम आपको दे रखे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या है, पहले बॉन्ड एनर्जी भी हमने H2 का आपको दे रखा है, तो पहले लोग देखते हैं आखिर इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, फिर हम लोग इसी हिसाब से इसको बढ़ेंगे लेके आगे। तो पहले तो हमें यहाँ एक भी रिएक्शन नहीं दिया हुआ है, दिया है क्या? हमें बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है कि एक भी रिएक्शन यहाँ दिया हुआ है नहीं है, लेकिन जब भी फॉर्मेशन है तो हम रिएक्शन लिख सकते हैं। तो C गैस C सॉलिड प्लस 2H2 गैस बराबर CH4 गैस, यही होता है डेल्टा एच नॉट एफ CH4, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस 400 माइनस 400 ध्यान रखिएगा, 400 900 मत समझ लीजिएगा, 400 लिखाऊंगा, 400 400, ठीक है, 400 900 मत समझ लीजिएगा, रिपीट भी कर रहा हूँ बार बार, ये है। अब कुछ लोगों को लग रहा है क्या दिक्कत है, कार्बन तो एटम है, यहाँ पे तो कोई बॉन्ड है ही नहीं, कार्बन एटम है तो एटम में कोई बॉन्ड है ही नहीं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया है, इधर बॉन्ड एनर्जी दिया है, इधर बॉन्ड एनर्जी हम फटाक से निकाल डायरेक्ट। यहाँ तो एटम में कोई बॉन्ड होता नहीं, यहाँ जीरो बॉन्ड एटम है, कहाँ का बॉन्ड, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट किसका देवे कि यहाँ इसी का पूछ रहा, फट से निकाल लेते हैं, डायरेक्ट हम कर लेते हैं। बट डायरेक्ट आप नहीं यूज कर पाएंगे, अगर आप सोच रहे हैं कि हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर ले बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो आप यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि जो तभी हम यूज करते हैं जब हमारे पास गैस हो। बता था बॉन्ड एनर्जी हमारा क्या होता है, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड फ्रॉम गैसियस कंपाउंड या गैसियस मॉलिक्यूल। यहाँ गैस नहीं है तो हम बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें क्या लाना पड़ेगा, सबको गैस में लाना पड़ेगा। बॉन्ड एनर्जी तभी हम यूज कर पाते हैं जब सबके सब किसमें हो, गैस में। एडवांस में पूछा है इस तरह का एक सिंपल सवाल, इसलिए मैं करा रहा हूँ। तो ये गैस नहीं है तो हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, तो पहले हम इस गैस को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। सबसे पहले काम हमारा सॉलिड को खत्म करके गैस लाना, पूरे में गैस लाना। तो कुछ इक्वेशन दिया है क्या, देखिए एक और इक्वेशन दिया है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, तो हम उसका यूज करेंगे।
बता चुका हूं, इसी को हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं। डेल्टा एच है, कार्बन ये 600 किलो जूल दिया हुआ है। अब क्या किया जाए, दोनों को जोड़ा जाए कि माइनस किया जाए? जोड़ेंगे तो अटक जाएंगे, वो माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो सॉलिड वाला पार्ट कट गया, ये इधर आके गैस हो जाएगा। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, सी गैस प्लस 2H2 गैस बराबर CH4 गैस। और जो हम लोगों का डेल्टा एच हो जाएगा इस रिएक्शन का, वो हम लोग का हो जाएगा 200 किलो जूल। ध्यान दीजिए, डेल्टा एच रिएक्शन हम लोग का 200 किलो जूल हो जाएगा। अब ये सवाल बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये सवाल परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम बॉन्ड एनर्जी यूज कर सकते हैं रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, क्योंकि सबके सब क्या है, गैस है। जब सबके सब गैस रहेंगे तभी हम बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज कर पाएंगे, तो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, केवल इधर वाले पार्ट को मिटा रहा हूँ, ऊपर वाले पार्ट को, क्योंकि अब मैं इसी को यूज करके सोल्व करूंगा। तो अब मैं इसको अगर जब सोल्व करने जाऊंगा तो हम डेल्टा एच रिएक्शन बराबर अब हम कह सकते हैं बॉन्ड एनर्जी CH, सॉरी बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट H2 प्लस 0। कार्बन तो कोई बॉन्ड ही नहीं, एटम में कहेगा वो, रिएक्टेंट का हालचाल हो गया है, माइनस प्रोडक्ट 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी CH। ये बता चुका हूं कि CH4 में कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो चलो वैल्यू रख लो, बस खाली वैल्यू रखनी है, आंसर ऑटोमेटिकली इट विल कम। तो ये 200 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, हमने 200 दिया है तो ये 400 हो जाएगा। माइनस से क्या हो जाएगा 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, CH का हो जाएगा। इस वैल्यू किधर ले आओ, सोल्व करो। तो जो बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी CH की, वो कितनी आ जाएगी बता सकता है क्या, 50 किलो जूल पर मोल दिया जाएगा। सोल्व कर लीजिए, आ जाएगा। इस तरह से सवाल हमारा हेस लॉ पे आता है। और कभी भी अगर हमको क्या न दिया रहे, गैस न दिया रहे, तो इसी हिसाब से हम लोग इसको क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। अगर आप ऐसे अप्रोच नहीं करेंगे तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, वहां गलत हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये छोटे मोटे सवाल जो बॉन्ड एनर्जी पे इंपॉर्टेंट वाले हैं वही सब मैं करा दे रहा हूं आपको। अब मैं सोच रहा हूं कि हम लोग कुछ हेस लॉ पे भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ, हेस लॉ पे भी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। बॉन्ड एनर्जी हमने काफी क्वेश्चन किया है, छोटे छोटे। अब हम लोग थोड़े से हेस लॉ पे भी कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि हेस लॉ के भी काफी सवाल एग्जाम में आते हैं। तो हम लोग कुछ हेस लॉ पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो मैं क्वेश्चंस आपको हेस लॉ पे करा रहा हूँ। हेस लॉ पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे हमको उनको अप्रोच करना है, ये सब भी हम लोग देख लेते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं SO2 प्लस हाफ O2 बराबर SO3 प्लस X किलो जूल, ठीक है। ये मैंने दे रखा है। फिर मैं कह रहा हूं S प्लस O2 SO2 ये मैंने दे रखा है प्लस Y किलो जूल, प्लस Y किलो जूल। ये गैस है, दिस इज गैस, गैस 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 गैस, दिस इज सॉलिड। फाइंड क्या आपको निकालना है, डेल्टा H0F SO3। फाइंड डेल्टा H0F SO3। इनफैक्ट मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्वेश्चन और अच्छा थोड़ा रहेगा। इसको मैंने X दे रखा है, इसको मैंने Y दे रखा है, और ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ठीक है ना, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। तो ये दोनों मिला जुला के गिवन रिएक्शन है, गिवन रिएक्शन है, एंड दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड। ये रिक्वायर्ड रिएक्शन है जो हम लोगों को चाहिए। ये रिएक्शन हम लोगों को यहां से निकालना है, यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर क्लियरली हमको दिख गया है कि जब भी हमारे पास 2-3 रिएक्शन हो, एक रिएक्शन को निकालना हो, तो क्लियरली वो हेस लॉ का सवाल होता है, ठीक है। अब हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिएक्शन है ही नहीं, पहले तो अपना रिक्वायर्ड रिएक्शन को लिखेंगे। तो हमारा ये होगा क्या, S प्लस
3/2 O2 बराबर SO3 गैस सॉलिड। यही हमारा है, इसी को हम लोग बोलेंगे डेल्टा H0F SO3। यही इसको हम पहला मान लेते हैं सॉल्यूशन के लिए, इसको पहला हम मान लेते हैं और इसको हम लोग दूसरा मान लेते हैं। हाँ, या चलो इधर मान लेते हैं, इधर तो गिवन है ना, इधर ज्यादा लिखेंगे तो दिखेगा नहीं, ये गिवन था, गिवन है ना। इसको हम लोग पहला रिएक्शन मान लेते हैं, इसको हम लोग दूसरा रिएक्शन मान लेते हैं गिवन में से, और ये हम लोग को रिक्वायर्ड चाहिए। अब हम लोग आप देखिए पहले कि इस रिएक्शन में SO2 है क्या, कहीं SO2 है क्या, नहीं। यहां पे भी SO2 है और यहां पे भी SO2 है, और हमें SO2 नहीं चाहिए, सल्फर भी चाहिए, SO3 भी चाहिए, SO2 नहीं चाहिए। जिसका मतलब SO2 को कैंसिल होना पड़ेगा। यहाँ SO2 है ना, यहाँ SO2 है, तो SO2 शुड बी कैंसिल्ड। अब कैसे SO2 कैंसिल होगा, तो ध्यान दीजिए, अगर दूसरे रिएक्शन में हम 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं, तो हम लोग करेंगे क्या, सेकेंड रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1 में से दूसरे को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, पूरे में, और इसको माइनस कर देते हैं, माइनस, तो कटेगा क्या, नहीं कटेगा, क्योंकि इधर SO2 है रिएक्टेंट में, है SO2 क्या है, प्रोडक्ट में है, तो माइनस करेंगे तो नहीं कटेगा। लेकिन अगर हम प्लस कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, प्लस, तो अब कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, अब कट जाएगा। अगर हम 2 से गुना करके और प्लस कर देंगे तो कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे SO2 रिएक्टेंट में और यहाँ पे SO2 क्या है, प्रोडक्ट में है, तो अब ये कट जाएगा, दिस विल गो, कट जाएगा SO2 पूरा पूरा, एंड दिस लुक लाइक। अभी कैसे होगा, पहला में दूसरे में 2 से गुना कर दीजिए, ये तो कट ही गया, ये हमें क्या दिखाई देगा, 2 सल्फर, प्लस यहां से क्या आएगा, 2O2, और साथ में O2 ऊपर भी है तो 3O2 हो जाएगा, 3O2 बराबर, देखो 3O2 हो जाएगा ना, यहां से 2O2 एक ऊपर भी तो 3O2, और ये जब से कट ही गया है, साथ में क्या बटेगा, 2SO3। ये हमारा आएगा, ये रिएक्शन आएगा। अगर हम पहले और दूसरे को 2 से गुना करके जोड़ देते हैं, तब के लिए बात मैं कर रहा हूं। अब सबसे बड़ा चक्कर यहाँ यह है कि कुछ बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे डेल्टा H जो है, हमने किया क्या है, पहला नहीं, दूसरे को हमने जोड़ा है और 2 से गुना करके जोड़ा है, तो x पहले का x और दूसरे का 2 कुछ सोचेंगे कि डेल्टा इस तरह से हो जाएगा, और ये आपका सबसे बड़ा भूल होगा। दिस इज टोटली रॉन्ग। इस रिएक्शन के लिए आप ऐसे लिखते हैं तो दिस इज टोटली रॉन्ग। आप कहेंगे क्या दिक्कत है, हमने इसको 2 से गुना किया तो हम लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ दिक्कत यह है कि मैं बताया था कि जब रिएक्शन के साथ में प्लस हो, तो एक्चुअली में जो पहले रिएक्शन का डेल्टा H1 जानते हैं क्या हो जाएगा, वो -x किलोजूल हो जाएगा, और दूसरे वाले का डेल्टा H2 क्या हो जाएगा, -1 किलोजूल हो जाएगा। इसको ध्यान देना, इसी को ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं बताया था कि अगर रिएक्शन के साथ में प्लस है, इसका मतलब हीट निकल रहा है तो डेल्टा H निगेटिव होगा। तो देखिए साथ में मैंने प्लस लगाया तो इसका मतलब ये होगा, ठीक है। तो अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे आपका साइन क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, क्योंकि आप डेल्टा H लिख रहे हैं तो ये माइनस साइन के साथ आएगा। अब ये सही, ठीक है ना। ये बहुत ही गलती होता है एग्जाम में, गड़बड़ी में, तो आप पढ़ लीजिएगा। अभी हमारा ये रिएक्शन आया है क्या, आया है क्या, नहीं। अब अगर इसको हम किससे डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 2, अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, पूरे को डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो क्लियरली हम ये वाला रिएक्शन में पहुंच जाएगा। 2 सल्फर कटेगा तो हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर ये रिएक्शन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, लेकिन इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला रिएक्शन आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा HFSO3 जो नीचे आया उसको हम लोग को 2 से डिवाइड करना है, 2 थोड़ा ऊपर ऐसे लिखूंगा, डिवाइडेड बाय 2 से हम लोग को डिवाइड करना है, तो हीट भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो -x -2 बटे यही आएगा।
ठीक है ना, ये बटे 2 हो जाएगा, ऊपर ही लिखे दो -x -2y और बटे y बटे, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो जाएगा। तो इस तरह से हेस लॉ पे सवाल आएगा, और अगर हेस लॉ पे सवाल आएगा तो इसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसको अप्रोच करते हैं। सारे बच्चे समझ गए होंगे, मुझे लग रहा है किसी को परेशानी है तो अभी एक ही नहीं, मैं अभी 2-3 सवाल और इस पे करा लेता हूँ, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ जो हेस लॉ है हम लोगों का, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जो हेस लॉ है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि कोई भी सवाल अगर नहीं बनता है तो हेस लॉ पे ही हम लोग जाते हैं, और हेस लॉ पे ही उसको हम लोग क्या है, सोल्व आउट करते हैं। कोई भी सवाल अगर कठिन होगा तो उसका एक ही उपाय है, हेस लॉ, ठीक है। तो एक आध और सवाल हम लोग इस पर कर लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे। Zn सॉलिड प्लस O2 गैस बराबर ZnO, यहाँ 2 लिख दिया हूं मैं, 2ZnO सॉलिड डेल्टा G माइनस 500 किलो जूल। मैं डेल्टा G दे रहा हूं, डेल्टा G मैं क्या दे रहा हूं, मैं डेल्टा G दे रहा हूं, ठीक है। फिर मैं अगला लिख रहा हूं Zn सॉलिड प्लस S सॉलिड बराबर ZnS सॉलिड, ZnS सॉलिड। यहां पे मैं डेल्टा G दे रहा हूं, डेल्टा G1 डेल्टा G2 कर देता हूं, माइनस 400 किलो जूल। देन दे रहा हूं SO2 S2 गैस सॉलिड प्लस O2 गैस बराबर SO2 गैस, ये भी मैं दे रहा हूं, और मैं डेल्टा G3 दे रहा हूं माइनस 600 किलो जूल। आपको बताना है फाइंड, आपको बताना क्या है, थोड़ा सोच समझ के करिएगा, नहीं तो बनेगा नहीं। ZnS प्लस O2 गैस बराबर ZnO प्लस SO2 2ZnO, इसी का आपको बताना है डेल्टा G। आपको फाइंड डेल्टा G रिएक्शन, फाइंड डेल्टा G रिएक्शन। ZnS ध्यान दीजिएगा क्या है, ये 2ZnS है, 2ZnS और बराबर 2ZnO, और 2ZnO का केवल ZnS ही रखते हैं, ZnS ही रखते हैं, and this is ZnO, this is SO2 and this is 3y, this is 3y, this is 3y, ये है हमारा। तो ये हम लोगों को पता लगाना है, ये हम लोगों को पता लगाना है। वी हैव 3 इक्वेशन, these 3 are given equation, given, and this is required, and this is required, this is required, और this is डेल्टा G। तो डेल्टा G1 डेल्टा G2 डेल्टा G3 दिए हैं, और डेल्टा G और पूछ रहे हैं। अब डेल्टा G भी कैसा फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूं थर्मो में, स्टेट फंक्शन। तो यहां पे भी स्टेट फंक्शन मतलब पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट। तो यहां भी हेस का काम करेगा, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जैसे इंथैल्पी पाथ इंडिपेंडेंट है तो वहां पे डेल्टा H काम करता था, तो ये भी अब पाथ इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे भी डेल्टा H काम करेगा। आराम से हम लोग डेल्टा H को अप्रोच करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। और सॉरी गिफ यहाँ भी हमारा वो हेस लॉ काम करेगा, सॉरी यहाँ भी हेस लॉ का काम करेगा, उसको अप्रोच करके हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्या अब हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे किया जाएगा। हम लोग को डेल्टा G निकालना था, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ऑब्वियसली दिस इज सेकंड इक्वेशन, एंड ऑब्वियसली दिस इज थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इक्वेशन है, तीनों को मैंने मान लिया है ना, पहला दूसरा और तीसरा।
पहला, दूसरा और तीसरा। दिस इज पहला, दिस इज दूसरा एंड दिस इज तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा मैंने तीनों को मान लिया। ये गिवन थे सब, ये गिवन थे सबके सब, मैंने पहला, दूसरा, तीसरा मान लिया तीनों। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन। अब देखिए हमें चाहिए जेडएनएस। जेडएनएस कहां चाहिए? रिएक्टेंट में। अब जेडएनएस कौन से रिएक्शन में है? दूसरे में है क्या? देखो कोई अप्रोच नहीं होता है, देयर इज नो अप्रोच, यू हैव टू थिंक क्लेवरली। जेडएनएस यहां पे है क्या? दूसरा में है क्या? और हमको तो चाहिए जेडएनएस दूसरे में हो, दूसरे में है कि प्रोडक्ट साइड में है, हमें रिएक्टेंट साइड में चाहिए, मतलब इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। यहाँ जेडएनएस प्रोडक्ट में है, हमको चाहिए रिएक्टेंट में, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये तो तय है कि माइनस सेकेंड होगा, सेकेंड इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। जब रिएक्शन को हम रिवर्स करते हैं तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट हो जाता है, तब ये इधर आएगा। ठीक, O2 की चिंता अभी छोड़ दीजिए। अब जेडएनओ के पास चलिए। जेडएनओ इसको हमको माइनस करना तो हम माइनस लगा देते हैं, माइनस माइनस एंड माइनस। हमने सेकंड में माइनस लगा दिया ताकि इधर आके प्लस हो जाए। अब हमें चाहिए जेडएनओ, यहां क्या है? 2 जेडएनओ। तो ये भी क्लियर है कि हमें, अच्छा इधर भी प्रोडक्ट में, इधर भी प्रोडक्ट में, तो हमें साथ में से पहला जोड़ना पड़ेगा। और पहला को नहीं जोड़ना पड़ेगा, पहला बटे 2 को जोड़ना पड़ेगा, बटे 2। तो इसमें पहले 2 से भाग दे दीजिए, बटे 2, ताकि सब कट जाएगा। अब 2 से आप भाग दे देंगे तो फायदा क्या होगा? ये हो जाएगा। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो देखो जिन 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 कट गया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो गया, साफ हो गया उधर। समझ गए? नहीं समझ गया? जेडएनओ आ गया। अब हमें क्या चाहिए? SO2 भी चाहिए, SO2 भी चाहिए। इधर है कि नहीं? तीसरे में, उधर भी प्रोडक्ट, उधर भी प्रोडक्ट में, तो प्लस तीसरा आप पढ़ लीजिए, प्लस तीसरा, प्लस तीसरा आप पढ़ लीजिए। प्लस तीसरा करिए तो इसको भी जोड़ देते हैं। अगर हम जोड़ेंगे तो यहां जो सल्फर माइनस है, प्लस ये भी कट जाएगा। तो देखिए ये कट गया, जिंक कट गया, सल्फर कट गया, O2 जुड़ के आ जाएगा, ये O2 जुड़ के 3/2 आ जाएगा, और इधर आके ये बना आ जाएगा। तो हमारा यही रिएक्शन मिल जाएगा, ये रिएक्शन मिल जाएगा जो हमको चाहिए, ये रिएक्शन हमारा आ जाएगा, है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट जो हम लोग का डेल्टा G रिएक्शन होगा वो होगा तो माइनस दूसरा, मतलब माइनस 400 को आप कर लीजिए प्लस 400, क्या कर लीजिए? प्लस 400, प्लस पहला बटे 2, पहला क्या है? माइनस 500 बटे 2, प्लस तीसरा, तीसरा क्या है? प्लस 600, प्लस 600। ये कर लीजिए, इस रिएक्शन का ये वैल्यू आ जाएगा और इसको आप सोल्व कर सकते हैं। हमें नहीं लग रहा है कि सोल्व करने में तकलीफ कुछ है। ये 750 किलो आ जाएगा, 750 किलो। तो इस तरह का जो सवाल है वो हेस लॉ पे आता है और इसी हिसाब से हम लोग को इसको क्या करना होता है? अप्रोच करना होता है। तो आप सारे बच्चे इसको समझ गए होंगे। मुझे लग रहा है किसी बच्चे को किसी भी तरह की इसमें परेशानी है ना। इस तरह के सवाल हेस लॉ पे आते हैं और अगर हेस लॉ पे इस तरह के सवाल आएंगे तो यही एक तरीका भी है जो अप्रोच करने के लिए हमारे पास बचता है और कोई तरीका हमारे पास नहीं होता है। समझ रहे कि नहीं? अब इसके बाद हम लोग जो आगे डिस्कस करने वाले हैं, एक आखिरी सवाल हम लोग हेस लॉ पे डिस्कस करेंगे, एक आखिरी सवाल हम लोग हेस लॉ पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको खत्म करेंगे। एक आखिरी सवाल, अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है, एडवांस में पूछा है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हेस लॉ एक्चुअली थर्मोकेमिस्ट्री का बैकबोन है, इसीलिए सवाल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए मैं यहां लिख क्या रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। B2S6 सॉलिड प्लस 3O2 गैस बराबर B2O3 सॉलिड प्लस 3H2O लिक्विड। यहां मैं दे रहा हूं डेल्टा H माइनस 600 किलो जूल, ये मैं आपको दे रहा हूं। फिर मैं आपको दे रहा हूं 2B सॉलिड
प्लस 3/2O2 गैस बराबर B2O3 सॉलिड डेल्टा H माइनस, यहां मैं गैस कर देता हूं, गैस माइनस 400 किलो जी, ये मैंने आपको दिया है माइनस 400 किलो जी। देन H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस बराबर H2O लिक्विड, ये मैं दे रहा हूं माइनस 300 किलो जूल, माइनस 300 किलो जूल। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ये सब मैं देते जा रहा हूं। देन मैं दे रहा हूं H2O लिक्विड गैस, H2O गैस, मैंने डेल्टा H यहां दिया है 100 किलो जूल, 100 किलो जूल। इनफैक्ट सबको मैं ऐसे कर लेता हूं H1 H2 H3 H4, इस तरह से फाइंड डेल्टा H, find delta HR for the reaction, for the reaction 2B solid plus 3H2 gas बराबर B2S6। ध्यान दीजिएगा, 2B सॉलिड प्लस 3H2 गैस B2S6 सॉलिड, इसी के लिए डेल्टा HR हम लोग को क्या करना है, बताना है। अब क्लियरली क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया कि ये सबके सब गिवन है, गिवन एंड दिस इज रिक्वायर्ड, और एक क्लियरली सवाल हेस लाता है, हेस ला में ही आपके पास 3-4 गिवन रिएक्शन होगा और एक रिक्वायर्ड रिएक्शन होगा। और ये क्लियरली जो है, इसको हम मान लेते हैं पहला, इसको हम मान लेते हैं दूसरा, इसको हम मान लेते हैं तीसरा, और इसको हम मान लेते हैं चौथा। ये 4 रिएक्शन हमारे पास है और ये हमें चाहिए। अब सोचिए इन चारों से हमको, इन चारों मिला के ये रिएक्शन को लाना है। इट बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट हमें करना तो पड़ेगा यार। अब सबसे पहले देखो कि आपको चाहिए क्या, यू नीड टू बी सॉलिड। टू बी सॉलिड कौन से रिएक्शन से आएगा, इसी से आएगा क्या? अरे इसी से ना आएगा भाई, ये यहां से आएगा। तो ये तो तय है कि हमें दूसरा चाहिए, यू नीड सेकेंड इक्वेशन और टू बी। देन H2, you want H2, H2 not 3H2, you need 3H2। तो ये तय है कि 3H2 कहां से आएगा, तीसरा से आएगा, और यहाँ H2 है तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वी मल्टीप्लाई 3, कौन से रिएक्शन में, तीसरे वाले में आप 3 से गुना कर लेंगे सर, 3 से गुना करेंगे तभी 3H2 आएगा। तो प्लस तीसरा इंटू 3H3, तो जब हम इंटू 3 कर देंगे we get 3H2। then what we need, तो देखो हमारा ये भी आ गया, ये भी आ गया यार। then we need B2H6, यहां से आएगा, बट इधर रिएक्टेंट में हमें प्रोडक्ट में चाहिए तो हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो प्रोडक्ट में आ जाएगा ये, तो माइनस पहला करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि अगर हम लोग ऐसे माइनस कर लेते हैं इसको, तो कहां तक हम लोग जाते हैं। तो जब माइनस करेंगे तो देखो ये तो कट गया, पहले माइनस है तो ये कट गया, ठीक है, कट गया नहीं कट गया। अब ये हमारा इधर चला गया, ये हमारा इधर चला गया, लेकिन दिक्कत यह है कि अभी हमारे पास है H2O लिक्विड। ये तो हम जब 3 से जोड़ेंगे तो हमारे पास H2O लिक्विड है, और यहां हमको H2O गैस चाहिए। देखो ये तो तय है कि ये B2H3 कट गया, कोई बात नहीं, और ये इधर चला जाएगा तो यहाँ पे H2O भी तो इस रिएक्शन में नहीं है, इस रिएक्शन में H2O नहीं है, तो H2O को भी कैंसिल होना चाहिए था। इस रिएक्शन में H2O है, H2O को कैंसिल होना चाहिए था, तो यहाँ पे H2O है, यहाँ भी H2O है, तो क्या इसको ऐसे कटा दें क्या? नहीं कटा सकते, कैन नॉट कैंसिल। वाई? यहाँ गैस है, यहाँ लिक्विड है, कैंसिल नहीं होगा। तो कैसे कैंसिल होगा जरा मुझे बताइए। इस लिक्विड को पहले आप कटाइए, इस लिक्विड को कटा, यहाँ लिक्विड आ गया ना आपको गैस, तो इस लिक्विड को कैसे कटाइएगा? तो आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और किसको जोड़ दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए इन दोनों को। तो अगर आप प्लस
3 इंटू चौथा कर देंगे, 3 इंटू 4। तो सबसे बड़ा आपका फायदा क्या होगा, कौन कट जाएगा आपका, तो जो लिक्विड है 3 बार में वो कट जाएगा। और यहाँ जो गैस आया है, ये गैस है माइनस में, मैं देखिए माइनस में आया था, ये गैस है, गैस कट जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम 3 से क्या कर चुके हैं, मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो गैस भी कट जाएगा और लिक्विड भी कट जाएगा। और इतना करने के बाद हम यहीं पहुंचेंगे, इसी रिएक्शन पे पहुंचेंगे, हम इसी रिएक्शन पे पहुंच जाएंगे घूमते घूमते, जो हमारा ये रिएक्शन है। तो हमने क्या क्या किया है बताइए, डेल्टा एच रिएक्शन लाने के लिए हमने क्या क्या किया है। पहले हमने दूसरे को लिखा, दूसरा हमारा कितना था, -400। फिर हमने क्या किया, उस पर तीसरे को 3 से गुना करके लिख दिया, तीसरे को 3 से गुना कर दिया, 3 से लेके गुना किया, फिर -900 हो जाएगा। फिर हमने माइनस किया पहला को हमने रिवर्स कर दिया, तो -600 की जगह +600 हो जाएगा यार। फिर हमने 3 से गुना कर दिया, चौथे में जोड़ दिया ताकि ये कट जाए, तो +300 हो जाएगा। इसको सोल्व कर सकते हो क्या तुम, तो 900 से 900 कट जाएगा और ये -400 किलोजूल। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो यही हेस लॉ का सवाल था, और ऐसा ही हेस लॉ का सवाल हम लोग को एग्जाम में क्या है, मिलता है। और अगर हेस लॉ का सवाल हम लोग को एग्जाम में मिलेगा तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उसको अप्रोच करते हैं, बिल्कुल घबराते नहीं है कि हेस लॉ का सवाल है कैसे करेंगे हम, इसी हिसाब से हम लोग उसको क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। तो हेस लॉ का आसान सवाल है और सारे बच्चे हेस लॉ का सवाल कैसे करते हैं ये सीख लिए। तो हम लोग का इसमें एक छोटा सा और टॉपिक है, वो हम लोग कवर करेंगे अभी, है ना। तो हम लोग कवर करेंगे रेजोनेंस एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन वाला कॉन्सेप्ट, हाइड्रोजनेशन एनर्जी, हाइड्रोजनेशन एनर्जी एंड रेजोनेंस एनर्जी, हाइड्रोजनेशन एनर्जी एंड रेजोनेंस एनर्जी, कैसे कैसे इसको हम लोग को डिस्कस करना है। तो कभी भी अगर हमारे पास, पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं हाइड्रोजनेशन एनर्जी को। ये हमारा होता है हीट रिलीज्ड when H2 is added to unsaturated hydrocarbon, अनसैचुरेटेड। एक होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन, समझ ना। तो जैसे आप बात कीजिए इसका CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आप हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और क्या बन जाएगा CH3। अब यहाँ जो भी डेल्टा H मान लीजिए अगर है -6 किलोजूल, तो ये जो है यही कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो आप डेल्टा H हाइड्रोजनेशन का नाम लेंगे, हाइड्रोजनेशन, एंड दैट इज -6 किलोजूल। या और भी हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये है, दिस इज साइक्लो कंपाउंड प्लस H2 गैस एंड वी आर फॉर्मिंग दिस, और हम लोग इसको बना रहे हैं, यहां भी हम बोलेंगे डेल्टा H हाइड्रोजनेशन, सपोज -y किलो, जो भी है XY जो भी है। तो जब भी हाइड्रोजन डबल बॉन्ड पे ऐड होगा तो जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इसी को हम लोग एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। जब भी हाइड्रोजन को हम ऐड करेंगे अनसैचुरेटेड पे तो इसी तरह से हम एनर्जी को डिनोट करते हैं, इसी को हम लोग एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोग एक चीज समझ लिए हैं। अब दूसरा हम लोग समझ लेते हैं रेजोनेंस एनर्जी का हालचाल क्या है। रेजोनेंस एनर्जी
रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी भी क्या होता है? एनर्जी रिलीज्ड, ये भी होता है एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड। आपको पता होगा कि बेंजीन जो है, बेंजीन की अगर आप बात करते हैं तो बेंजीन अगर इस तरह से भी हम बेंजीन को बना सकते हैं और इसका रेजोनेंस हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं। डबल बॉन्ड इसका कंजुगेशन में है तो वो घूम जाएगा और इस तरह से भी बन जाएगा। और इसका जो ये है, इसका हाइब्रिड फॉर्म हम बनाते हैं। हाइब्रिड दिस इज हाइब्रिड। इस तरह से हम दिखाते हैं कि पूरे में हमारा जो हाइब्रिड फॉर्म है। तो यहां से जो हमारा ये हाइब्रिड बन रहा है, जो हाइब्रिड फॉर्म हम बना रहे हैं हाइब्रिड, तो यही हम लोग को होता है डेल्टा एच रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी मान लीजिए लेट अस सपोज एक्स। तो जब भी नॉर्मल स्ट्रक्चर से अपने हाइब्रिड फॉर्म में जाता है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। स्टेबिलिटी बढ़ने का क्या मतलब? एनर्जी रिलीज होना। तो जब भी हम हाइब्रिड फॉर्म की बात करेंगे, जो हमारा स्ट्रक्चर बना रहे हैं वहां हाइब्रिड फॉर्म की हम बात करेंगे, तो भाई उसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। और एक्चुअली कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर का जो हाइब्रिड फॉर्म होता है वही एक्चुअली ऑब्जर्व्ड फॉर्म होता है। ऑब्जर्व्ड मतलब प्रैक्टिकली आपको हमेशा यही मिलेगा। ये आपका थियोरेटिकल फॉर्म होता है। ये आपका कौन सा होता है? थियोरेटिकल फॉर्म। थियोरेटिकल फॉर्म हमारा ये होता है। तो हम जो रेजोनेंस एनर्जी हम ऐसे भी कर सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, कि जो हम लोग का रेजोनेंस एनर्जी है दैट इज डेल्टा एच फॉर्मेशन हाइब्रिड या डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑब्जर्व माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन थियोरेटिकल। ये भी हम कर सकते हैं रेजोनेंस एनर्जी कि थियोरेटिकल फॉर्म और ऑब्जर्व फॉर्म का जो डिफरेंस होगा, क्योंकि बनाते हम यह थियोरेटिकली बट प्रैक्टिकली हाइब्रिड के फॉर्म में चला जाता है। तो यही हमारा रेजोनेंस एनर्जी होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग समझ गए हैं कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, क्योंकि इस पे बड़े अच्छे सवाल आते हैं। तो हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे और देखेंगे किस तरह से इसको हम लोग करते हैं, किस तरह से हम लोग इसको अप्रोच करते हैं। तो हम लोग बहुत आराम से देखना है ना, आराम से इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अभी हड़बड़ाना नहीं है। तो क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो मैंने लिखा है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन of cyclohexene is minus 100 kilojoule and that of benzene is minus 250 kilojoule. Find रेजोनेंस एनर्जी। आर ही मतलब रेजोनेंस एनर्जी में कर रहा हूं। फाइंड रेजोनेंस एनर्जी, फाइंड रेजोनेंस एनर्जी। तो बेंजीन का देखिए क्या दिया है, -250 और साइक्लोहेक्सिन का क्या दिया है, -100। तो पहले हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन से पहले हम डाटा लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास है क्या डाटा दिया, पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं, फिर हम लोग इसको अप्रोच करेंगे। तो साइक्लोहेक्सिन का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब हो गया, डबल बॉन्ड से आप क्या बना दीजिए, H2 जोड़ दीजिए और क्या बन जाए, साइक्लोहेक्सेन ये बन जाए। और यही होता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, यही हो गया एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका, साइक्लोहेक्सिन। और ये हमारा डेल्टा एच दिया हुआ है कितना, H1 पहली बार के लिए मैं मान लेता हूं -400 किलो। अब बेंजीन का हम देखते हैं।
बेंजीन। मैंने बार बार कहा है कि जब भी बेंजीन दिया है तो बेंजीन का मतलब ये है, बट एक्चुअली ये तो होता है, ये कैसा थियोरेटिकल प्रोडक्ट है। एक्चुअली आप ऑब्जर्व प्रोडक्ट कुछ इस तरह से इसको आप ऑब्जर्व करें, प्रैक्टिकली आपके पास यही होगा, है ना। और इसी में जब आप 3H2 से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो डेल्टा H2 दिया हुआ है, अरे ये 100 दिया हुआ है, 100 मैंने 400 लिख दिया, ये -250 किलो, ठीक है, ये दिया हुआ है। और ये जो हमारा दिया हुआ है H2, क्योंकि मैंने कहा कि जब भी आपको दिया रहेगा तो आपको ऑब्जर्व वैल्यू भी रहेगी ना। वो तो कह रहा है बेंजीन, बेंजीन का मतलब यही है एक्चुअली, बेंजीन का एक्चुअल मतलब यही होता है, दिस इज योर बेंजीन एक्चुअली, ठीक है, दिस इज योर बेंजीन एक्चुअली। तो एक्चुअली ये कौन सी वैल्यू है, ये भी हमारा एंथैल्पी होगा। यहाँ भी तो बेंजीन एक 3 बॉन्ड होता है उसको तोड़ते हैं, बट बेंजीन एक्चुअली हाइब्रिड फॉर्म में हमेशा होगा। ये भी हमारा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन है, दिस इज ऑल्सो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन। और एक कौन सी वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, दिस इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ठीक है। अब अगर हम लोग कैलकुलेट करें दिमाग से लगा के कि एक बार डबल बॉन्ड जब खत्म हो रहा है, एक डबल बॉन्ड जब खत्म हो रहा है तो कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, 100। या हाइब्रिड नहीं, थियोरेटिकल फॉर्म, इस फॉर्म से यहाँ कितना डबल बॉन्ड है, 2 3 डबल बॉन्ड आप खत्म करेंगे। अगर एक डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, 100। तो यहाँ अगर 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा तो कितना एनर्जी रिलीज होना चाहिए था, जरा मुझे बताइए, 300। तो जो हमारा डेल्टा H हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन थियोरेटिकल आएगा, कैसा, ऑब्जर्व नहीं, ये थियोरेटिकल वैल्यू में कह रहा हूं, थ्योरी के हिसाब से, थ्योरेटिकल। वो कितना आएगा, -100 इंटू 3 बराबर -300, -300 आ जाएगा, समझ रहा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो रहा है ना, किस हिसाब से ये हो रहा है, ये ऐसे ही हो ही रहा है ना, ऐसे ही हो रहा है, समझ रहा है नहीं समझ रहा, इस हिसाब से ही ये हमारा हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, थियोरेटिकल वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, जब मुझे बताइए, -300। ऑब्जर्व वैल्यू हमारा कितना है, 250। तो कितने का डिफरेंस है, जरा मुझे बताइए, 50। निकलना कितना चाहिए था, 300। कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, 300। निकली कितनी, 250। तो बाकी आगे 50 एनर्जी कहाँ गई, तो जो रेजोनेंस एनर्जी है ना बच्चा, वो हमारा वही है, -50 ही हमारी रेजोनेंस एनर्जी। इतनी एनर्जी ऑलरेडी निकल गई थी रेजोनेंस की वजह से, इसीलिए इतनी एनर्जी निकली। या आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, कैसे कहोगे भाई, तो ये -300 और ये -250 बराबर -50, ऐसे भी कहो। 300 निकलनी चाहिए थी, 250 निकली है, तो कितने का डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस है। उतना एनर्जी आप निकाल दीजिए। और कैसे निकाल लीजिए इसको आप, है ना, आप निकाल दीजिए कॉमन सेंस, है ना। अब ये तो ऐसे है, ऐसे थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग एनर्जी डायग्राम से करते हैं ना, इसी क्वेश्चन को हम एनर्जी डायग्राम से करते हैं आपकी बेटर फीलिंग के लिए। क्योंकि आप एक बार जब एनर्जी डायग्राम जैसे सवाल को बना लेंगे तो अगली बार से फिर ऐसे सवाल में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसी सवाल को हम लोग एनर्जी डायग्राम से थोड़ा बना लेंगे, ठीक है। ये जो ऑब्जर्व वैल्यू है क्वेश्चन में दिया हुआ, डेल्टा H हाइड्रोजनेशन, जो ऑब्जर्व वैल्यू दी है, जो ऑब्जर्व वैल्यू दी हुई है हाइड्रोजनेशन की, वो आपकी ये वैल्यू कितनी दी हुई है, -250, -250। और मैं पहले कह रहा हूं, यहां से यहां का जो गैप होता है, यहां से ये जो गैप है, यही रेजोनेंस एनर्जी है, जिसी रेजोनेंस एनर्जी, यही हमारी रेजोनेंस एनर्जी है। क्योंकि हम इस फॉर्म में जूम कर रहे हैं, एक्चुअली इस फॉर्म में, इस वजह से यहां से कम एनर्जी मिल रही, मिलनी चाहिए थी कितनी, 300, मिली कितनी, 250। तो ये गैप जो है वही रेजोनेंस एनर्जी की वजह से कम है। तो तुम कॉमन सेंस लगा लो यार, यहां से यहां का गैप कितना बताओ, बता सकते हो ना, यहां से यहां का गैप 300, यहां से यहां का गैप 250। तो रेजोनेंस एनर्जी सीधे तुम क्या कहोगे, 50 और -250, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर तुम कॉमन सेंस से इस सवाल को करोगे ना बच्चा, तो जल्दी करोगे और कंफर्टेबली भी कर लोगे, जल्दी भी करोगे और कंफर्टेबल होकर आराम से इसको तुम कर सकते हो, भार नहीं पड़े, ठीक है। इसको मैं मिला देता हूँ, ठीक है।
अब मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि आप इसको समझ गए होंगे। अब इसी पे एक रिवर्स क्वेश्चन करा देता हूं तो हम लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हम लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं एक रिवर्स क्वेश्चन अपना आपको इसी पे करा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर बेंजीन इज -300 किलोजूल and resonance energy is -150 kilojoule. Find delta H hydrogenation for cyclohexene. साइक्लोहेक्सीन साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहले इसको सोल्व कर देखो हम लोग को दिया क्या। ये कह रहा है कि बेंजीन से जब आप क्या बना रहे हैं ये तो कितना दिया हुआ है, डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन -300 किलो ये दिया हुआ है। और जब आप रेजोनेंस एनर्जी जब आप इससे ये बना रहे हैं, जब इससे आप ये बना रहे हैं, ये हाइब्रिड जा रहा है तो रेजोनेंस एनर्जी कितनी दी हुई है, -150 किलो जूल दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है, ये आपको बताना है। ये डेल्टा एच ही आपको बताना है। तो एक तरीका तो है कि घुमा फिरा के करो, बट मैं इसको हमेशा कह रहा हूं कि मैं इसको एनर्जी डायग्राम से करूंगा फटाक कर जाएगा। तो चलिए मैं इसको एनर्जी डायग्राम से बना रहा हूं, उससे फीलिंग जाएगा, गलती होने का चांस नहीं होता है। तो देखिए आपके पास है ये और इसी से आप यहां आ रहे हैं। कितने का गैप है जरा मुझे बताइए। ये आपका गैप है -300 का, -300 का गैप। चलिए यहां से जब आप यहां आ रहे हैं, ये हाइब्रिड वाला ये गैप कितना है, -150 का। ये गैप कितना है, -150 का। तो जरा मुझे बताइए यहां से यहां का गैप कितना होगा, यहां से यहां का गैप कितना होगा। देखिए ये दिया हुआ है, यही हमारा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है। गैप कितना होगा बता सकता है कोई क्या? ये -300, ये 150। तो क्लियरली हम कहेंगे ये हमारा हो जाएगा -450। और जरा मुझे बताइए यहां हम कितने डबल बॉन्ड को खत्म कर रहे हैं, 1 2 3। तो जो -450 है ये है क्या, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ 3 डबल बॉन्ड। कितने डबल बॉन्ड के लिए, 3 डबल बॉन्ड के लिए। और आपको कितने के निकालना है, सिंगल डबल बॉन्ड। तो दिस इंप्लाई दैट फॉर 1 डबल बॉन्ड सीधे हमारा डेल्टा एच जो हाइड्रोजनेशन होगा, डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन होगा कितना हो जाएगा, 150 -150 किलो जूल। तो देखिए भाई मैंने बार बार कोशिश की है आपको इसको बिल्कुल कॉमन सेंस से समझाने की ताकि आपको दिक्कत न हो। और फिर से देख लीजिए एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन बेंजीन का कितना दिया है, -300। और रेजोनेंस एनर्जी कितना दिया है, 150। एंथैल्पी बेंजीन का मतलब इससे ये बनाना है, ये -300 दिया है। रेजोनेंस एनर्जी -150 दिया हुआ है, समझा है ना। तो अब मैं यहां का रेजोनेंस एनर्जी ऑफ लिख लेते हैं फॉर और यहां
यहाँ मैं एक लिख देता हूँ ताकि किसी कंफ्यूजन हो। एज्यूम साइक्लोहेक्सेन इज फाइनल प्रोडक्ट ऑलवेज। ये मैंने लिख दिया है एज्यूम करके ना। तो कोई कहेगा कि भाई ये बेंजीन के खाली इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कह रहा है तो आप सीधे साइक्लोहेक्सेन तक क्यों आ रहे हैं, बीच में आप पूछ चाहिए। बट एग्जाम में भी अगर ऐसा सवाल देगा तो हाइड्रोजनेशन का मतलब मैं पहले कह रहा हूं अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड मतलब पूरी तरह से इसको खत्म करो, ठीक है। यही हम कर रहे हैं, तो मैं लिख भी दिया हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इससे ये तुम बना रहे हो और इसके लिए कितना दिया है -300। जब भी बेंजीन दिया है तो पहले कहा बेंजीन हमेशा हाइब्रिड फॉर्म नहीं मिलता प्रैक्टिकली, तो इसके लिए -300 दिया है। अच्छा, रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? तो थियोरेटिकली बेंजीन ऐसा होता है यहां से इस फॉर्म में जो जाता है मोस्ट स्टेबल है हाइब्रिड फॉर्म में, जितनी एनर्जी रिलीज करता है दैट इज रेजोनेंस एनर्जी, और ये हमको निकालना है। तो एक तरीका जो है फार्मूला वाला तरीका से हम नहीं करते हैं, कैलकुलेटेड ऑब्जेक्ट हम कॉमन सेंस से करते हैं, तो जल्दी बनाएगा और कभी गलती नहीं होगा। देखिए ये बेंजीन से नहीं ना बना है, यहां से यहां बना रहा है, गैप कितना दिया है 300, यहां से ये बना रहा है, नीचे आ रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, मतलब नीचे आ रहा है, तो यहां से बना रहा है 300 का गैप, यहां से ये बना रहा है तो यहां भी गैप 150 का गैप, तो यहां से यहां का गैप कितना हो गया 450, सीधे सीधे 450 का गैप आ गया। अब यहां से ये बनाने का मतलब यहां से जब हम ये बना रहे हैं तो कै बार डबल बॉन्ड को खत्म किए? 3 डबल बॉन्ड, 1 2 3 डबल बॉन्ड को खत्म किए 450, एक को खत्म करने में पिच लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिच ऑफ लॉ, तो ये बेसिकली जो है वो बताता है वेरिएशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन विथ टेम्परेचर। ये बेसिकली बताता है वेरिएशन इन हीट ऑफ रिएक्शन विथ टेम्परेचर। यही हमको ये बताता है कि टेम्परेचर के साथ हीट ऑफ रिएक्शन में कैसे वेरिएशन होता है, ठीक है। एक चीज ऑफ है टेम्परेचर में बताया था, जो टेम्परेचर जब हम चेंज करते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। जैसे मैं कह रहा हूं, मान लीजिए रिएक्शन कुछ इस तरह से हो रहा है, ए से बी, ए गैस से बी गैस मान लीजिए रिएक्शन हो रहा है, और टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे अगर डेल्टा एच हम होता है -x किलो जूल, कितना -x किलो जूल, अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, यही रिएक्शन ऊपर में भी ए गैस है बी गैस था, और नीचे में भी रिएक्शन क्या है ए गैस से बी गैस है। अब टेम्परेचर हमने चेंज कर दिया 127 डिग्री, मतलब टेम्परेचर चेंज हो गया, ठीक है। अब आपका डेल्टा एच चेंज हो जाएगा -y, मतलब चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो, ये चेंज हो जाता है। तो अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज देन डेल्टा एच चेंज, डेल्टा एच भी क्या होता है चेंज हो जाता है, और यही कौन एक्सप्लेन करता है किरचॉफ। तो किरचॉफ लॉ बेसिकली यही बताता है कि टेम्परेचर जब हम चेंज करेंगे तो एंथैल्पी या इंटरनल एनर्जी, हीट ऑफ रिएक्शन मैं पहले बता चुका हूं ना, आपको बता रहा हूं कि हीट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसको हम 2 कंडीशन में मेजर करते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो आप कंफ्यूज ना हो। हीट ऑफ रिएक्शन 2 कंडीशन में मेजर करते हैं, क्यूवी जो होता है हमारा और डेल्टा यू होता है। क्यूवी हमारा डेल्टा यू होता है, इंटरनल एनर्जी होता है, ये इंटरनल एनर्जी, और ये हम लोग का होता है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ध्यान देना, कांस्टेंट वॉल्यूम का हम लोग का क्यूपी होता है, उस तरह क्यूपी क्या होता है, क्यूपी बराबर डेल्टा एच एंथैल्पी, तो ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो हम लोग ध्यान देंगे सिर्फ डेल्टा एच ही नहीं चेंज होता, डेल्टा यू भी चेंज हो सकता है। अगर हम हीट ऑफ रिएक्शन को कांस्टेंट वॉल्यूम पे मानेंगे, यहाँ डेल्टा एच की जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा यू लिखना पड़ेगा। मैं लॉ लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि किरचॉफ लॉ का क्या हाल चाल है, ठीक है ना, कैसे कैसे ये होता है। अब हम लोग किरचॉफ लॉ का
मैथमेटिकल स्टेटमेंट देख लेते हैं। अभी हमें किरचॉफ लॉ का थियोरेटिकल स्टेटमेंट देखा, थियोरेटिकल, और उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखने वाले हैं। किरचॉफ लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है, कि मैथमेटिकली किरचॉफ लॉ क्या होता है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल बात करता है, ये कहता है डेल्टा एच दैट इज चेंज बराबर डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा सीपी रिएक्शन डी। इसी को आप इंटीग्रेट कर दो, इसी को इंटीग्रेट कर दो, तो डेल्टा एच बराबर हमारा क्या होगा, यही हमारा होता है डेल्टा एच चेंज। T1 से T2 तक तुम कर सकते हो, T1 से T2 तक कर सकते हो। अब अगर इसी को उस फॉर्म में लिखोगे T1 T2 को फॉर्म में, तो ये हमारा T1 पे मान लीजिए हमारा डेल्टा एच कितना है H2, यहाँ हमारा डेल्टा एच कितना है H2। ये चेंज है, ध्यान दीजिए चेंज, दिस इज चेंज, ये चेंज। ये हमारा डेल्टा एच कब है T2 पे, और T1 पे हमने क्या लिखा है डेल्टा H1 लिखा है। यही हमारा देखिए चेंज, चेंज तो बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा सीपी रिएक्शन T2 माइनस T1, लेकिन ये तब होगा जब हमारा सीपी क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। ये तब होगा इफ डेल्टा सीपी रिएक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, टेम्परेचर पर डिपेंड ना करे। जब टेम्परेचर पर नहीं डिपेंड करेगा तो इस तरफ से हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको फाइनल क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 बटे में T2 माइनस T1 बराबर डेल्टा सीपी रिएक्शन, डेल्टा सीपी रिएक्शन। ये हम लोग का किरचॉफ लॉ हो गया। और एक बार पहले बता चुका है, तभी यूज करेंगे जो हमारा क्या हो, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये हम लोग का किरचॉफ लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया, मैथमेटिकल फॉर्म। थियोरेटिकल फॉर्म में पता ही चुका, ठीक है। तो मैं इसको निकाल देता हूँ, ऊपर से सफाई कर देता हूँ कि मुझे कुछ और भी लिखना है, कुछ और भी लिखना है, तो मैं ऊपर वाले को हटा देता हूँ। तो ध्यान दीजिए, ये जो हमने लिखा वो हमने किसके लिए लिखा है, एंथैल्पी के लिए लिखा है। किसके लिए हमने लिखा है, एंथैल्पी के लिए लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर इसी तरह से रेखा में हटा देते हैं, सिमिलरली क्या लिखा है, ये हमारा डेल्टा एच के लिए है। तो उसी तरह से अगर हम डेल्टा यू के लिए लिखें, तो डेल्टा यू माइनस डेल्टा U1 बराबर T2 माइनस T2, ये हमारा हो जाएगा डेल्टा सीधी रिएक्शन, डेल्टा सीधी रिएक्शन। क्योंकि तुम लोग को पता है डेल्टा H बराबर होता है NCP डेल्टा T और डेल्टा U बराबर होता है NCB। तो ऐसे कर सकते हो, डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 बराबर T2 T1, और ये हमारा CP रिएक्शन हो जाएगा, सीधी रिएक्शन हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, ये हमारा बेसिकली क्या है, QB समझते हो ना, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये हम लोग का क्या है बेसिकली QP का मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो दोनों वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। तो आप दोनों एक ही है, एक्चुअली वैलिड की बात ही छोड़ दीजिए, दोनों एक ही है, दोनों एक ही स्टेटमेंट है। किरचॉफ लॉ का दोनों एक ही स्टेटमेंट है, एक कांस्टेंट प्रेशर पे है और दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो हम इस पे छोटे मोटे सवाल कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन कर लेते हैं आराम से पहले, फिर हम लोग इसको खत्म करेंगे। क्योंकि स्टेटमेंट मैंने लिख दिया अच्छे से, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं।
क्वेश्चन हमारे पास है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन A gas B gas is 30 kilojoules at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 किलो जूल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये दिया हुआ। फाइन डेल्टा एच एट डेल्टा इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। डेल्टा एच का मतलब इसके क्या होगा? डेल्टा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब मैं लिखता हूं डेल्टा एच रिएक्शन ही पूरा मैं लिख रहा हूं। डेल्टा एच रिएक्शन है पहला 127 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और दूसरा मैं कर रहा हूं -73 डिग्री सेंटीग्रेड, -73 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैं गिवन दैट कर देता हूं। गिवन दैट Cp D के लिए Cp B जो B गैस का that is 50 joule पर मोल पर केल्विन। जान लीजिएगा Cp दे रहा हूँ B गैस और Cp जो A गैस है उसका मैं दे रहा हूँ 40 जूल पर मोल पर केल्विन। ये हमने Cp की वैल्यू दे रखा है और दो टेम्परेचर पे अलग अलग हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन देख लेंगे, हमारा रिएक्शन क्या है। तो एक गैस से हम क्या बना रहे हैं? बी गैस बना रहे हैं। एक गैस से हम क्या बना रहे हैं? बी गैस बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम एक गैस से बी गैस को बनाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम डेल्टा Cp रिएक्शन निकाल लेते हैं। डेल्टा Cp रिएक्शन, इस रिएक्शन में जो चेंज होगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर वो कितना होगा। और मैं बता चुका हूं कि चेंज हमेशा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। बस एक ही जगह मैंने उल्टा बताया, कहां बताया? बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो ये उल्टा होगा, तो ऐसे क्या हमारा हो जाएगा? ये Cp B माइनस Cp A, इसको अगर सोल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 50 माइनस 40 बराबर 10 जूल पर मोल पर डेल्टा Cp आ गया। अब हम लोग किरचॉफ लॉ लगाते हैं। तो डेल्टा H2 बटे में डेल्टा H1 बराबर T2 माइनस T1 और डेल्टा Cp रिएक्शन, डेल्टा Cp रिएक्शन। तो चलिए डाटा हमारे पास है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है क्या? ये 30 किलो जूल हम लोग का H1 है, इसी H1 यही दिया हुआ है और T1 भी दिया हुआ है। T1 कितना दिया है? 27। जो हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे, फर्स्ट सॉल्यूशन में करने जा रहा हूँ सॉल्यूशन, और अगर पहला पार्ट को जब हम सोल्व करेंगे तो H2 हम लिखेंगे H2 माइनस H1 तो सबको पता ही बता चुका हूँ मैं 30 लिख रहा हूँ, मैं यहाँ बता रहा हूँ कि 30 होगा। T2 भी आपको पता है 127, 62 पहली पार्ट। ये T2 हमारा T1 तो फिक्स ही है 27। केल्विन में लेना है, केल्विन में तो 400 माइनस 300 127 डिग्री बराबर 400 केल्विन और 27 डिग्री बराबर 300 केल्विन बराबर 10। देखो यहाँ गलती यही होगी, ये है किलो जूल में और ये है जूल में, जिसको हम 1000 से डिवाइड करते हैं ताकि यही किसमें चला जाए? किलो जूल में। समझ रहा है कि नहीं? ये चीज को आप ध्यान रखेंगे, उसको किलो जूल में आप चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो डेल्टा H2 हम लोग का आ जाएगा फाइनल, पता कर ही लेंगे, ये हम लोग का हो जाएगा 1 प्लस 30 बराबर 31 किलो। 1 प्लस 30 बराबर 31 किलो। समझ गया कि नहीं? 100 आएगा मल्टीप्लाई जब चला जाए
1000 से डिवाइड भी किए जूल में, किलो जूल, किलो जूल तो किलो जूल, ठीक है। चलिए पहला पार्ट हो गया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, 31 आएगा, पहले पार्ट का आंसर 31, ठीक है। अब लोग दूसरा पार्ट कर लेते हैं, सेकंड पार्ट कर लेते हैं। मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत हो, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको हो तो डेल्टा H2 इस पर फिर से निकालना। H1 हमारा क्या है 30, टेम्परेचर की बात कीजिए, T2 कितना है, T2 क्या कि 200, केल्विन में निकालने आता होगा, 1273 डिग्री केल्विन करेंगे तो 200 आ जाएगा। T1 कितना है 300, ये तो फिर से 10 ही रहेगा, फिर 1000 से इसको क्या करेंगे डिवाइड, ताकि किसमें आ जाए किलो जूल में। तो डेल्टा H2 निकालो यार, कितना आएगा बता सकते हो क्या, ये आ जाएगा से माइनस होना है प्लस बराबर 29 किलो। समझ गए कि नहीं समझ? तो कुछ इस तरह से हाल चाल होता है। ये सेकंड पार्ट है, इस तरह से किरचॉफ लॉ में सिंपल सवाल आते हैं। अगर सिंपल सवाल किरचॉफ लॉ पे आएंगे तो यही अप्रोच होता है, इसी अप्रोच हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, ठीक है ना। सारे बच्चे समझ पाओगे किरचॉफ लॉ का क्या हाल है, ठीक है ना। इसी तरह के सिंपल सवाल आएंगे, और जब भी सिंपल सवाल आएंगे इसी हिसाब से हम लोग उसको क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है, सारे इक्वेशन मैंने आपको बता दिए हैं। एग्जाम में किस तरह से आएगा, किस तरह से हम लोग को